अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने रिसेप्टर को ठीक से समझा तो आप लोगों ने आधी फिजियोलॉजी समझ ली कि हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं। आधी फिजियोलॉजी, आधा फंक्शन आप लोगों ने बॉडी का समझ लिया कि हमारी बॉडी में जितने भी ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने ठीक तरीके से रिसेप्टर को समझ लिया, अगर आप लोगों ने रिसेप्टर को ठीक तरीके से समझ लिया तो आप लोगों ने आधी फार्माकोलॉजी समझ ली कि फार्माकोलॉजी जितने भी ड्रग्स होते हैं हमारी बॉडी में, ड्रग्स फार्माकोलॉजी पता है ना कि ड्रग्स का एक्शन या ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। कि जितने भी हम ड्रग्स लेते हैं, जितने भी हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में। ट्रीटमेंट के लिए जो जिस मेडिसिन इस्तेमाल है तो वो कैसे बंदे को ठीक करता है। तो ये सारा कुछ क्या कर लिया आपने कि नहीं सीख लिया, अगर आप लोगों ने ठीक तरीके से रिसेप्टर को समझ लिया। अगर आपने रिसेप्टर को समझ लिया तो जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशन होते हैं वो इतना नहीं, हाफ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो पैथोलॉजी में भी इसका रोल है कि जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं, वो जितने भी टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो वो कैसे जो है आपके रिसेप्टर पे एक्शन करते हैं। तो रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी की आधी जो फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, एंड कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में सारे रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो रिसेप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि रिसेप्टर होता क्या है बेसिकली। तो इस डायग्राम में आप लोगों देखिए, तो ये क्या है, ये एक सेल है। ये क्या है? ये एक सेल है। ये क्या है? इसके सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन पे ये क्या है? ये रिसेप्टर मैंने बनाया है। तो रिसेप्टर बेसिकली होता क्या है कि रिसेप्टर कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इट्स मीन कि इसमें मोस्टली क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। लेकिन ये होता मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी लाइगेंड को, किसी भी केमिकल को अपने साथ अटैच कर लेता है, किसी भी केमिकल को अपने साथ अटैच कर लेता है, और फिर वो रिसेप्टर क्या करता है? इनसाइडली सेल के अंदर क्या करता है? कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है? बायोलॉजिकल फंक्शन, इंट्रासेल्युलरली बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है, रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है, तो दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ कोई भी केमिकल अटैच हो जाता है और वो इंट्रासेल्युलरली बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, वो इंट्रासेल्युलरली कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, तो उसे हम रिसेप्टर नहीं कहते। रिसेप्टर क्या होता है? कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी केमिकल को अपने साथ अटैच कर लेता है और फिर वो इंट्रासेल्युलरली बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करता है, बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। अब वो चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़ जो कि इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगी, उस पर्टिकुलर केमिकल को हम क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर केमिकल को हम कहते हैं लाइगेंट। उसे हम क्या कहते हैं? लाइगेंट कहते हैं। अब ये जो लाइगेंट होता है जो कि इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो ये लाइगेंट कुछ भी हो सकता है। ये लाइगेंट क्या हो सकता है? ये लाइगेंट हो सकता है हार्मोन। ये लाइगेंट क्या हो सकता है? हार्मोन हो सकता है। लाइगेंट क्या हो सकता है? ड्रग्स हो सकता है। लाइगेंट क्या हो सकता है? ड्रग हो सकता है। ये लाइगेंट क्या हो सकता है? टॉक्सिन हो सकता है। ये लाइगेंट क्या हो सकता है? न्यूरोट्रांसमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरी सिक्रीशन हो रही है, तो किसके ज़रिए होती है? नर्वस सिस्टम के अंडर द कंट्रोल होती है। हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जेईटी की मोटिलिटी, मैंने खाना खा लिया, जेईटी की मोटिलिटी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, कोई भी चीज़, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ माई नर्वस सिस्टम होता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी सेंस ऑफ विजन है, मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो किसके कंट्रोल के अंदर है? वो मेरे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर है। तो नर्वस सिस्टम जब अपना एक्शन परफॉर्म करता है तो वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन रिलीज करता है, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर।
जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि न्यूरोनल सेल से रिलीज होते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या हार्मोन देख लें आप लोग, हार्मोन हमारी बॉडी में एंडोक्राइन हार्मोन, अगर आप लोग बेस्ट एग्जांपल ले लें तो एंडोक्राइन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो एंडोक्राइन हार्मोन का क्या काम होता है, हमारी जितने भी नॉर्मल फिजियोलॉजी, मतलब सिंपल हम ये कह दें कि जिंदा है, हम अगर जिंदा हैं तो किसकी वजह से है, हार्मोन्स की वजह से, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से है, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से है। अगर हार्मोन हमारी बॉडी में, आप किसी भी बंदे में से मैं सारे ग्लैंड्स निकालूं, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालूं उसमें से, मैं थायराइड ग्लैंड निकालूं उसमें से, मैं एड्रिनल ग्लैंड निकालूं, लाइफ सेविंग ग्लैंड, लाइफ प्रोटेक्टिंग ग्लैंड वो निकाल दूं, तो क्या ये बंदा रह सकता है जिंदा? वो रह नहीं सकता। अब उससे जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो सारे हार्मोन क्या करेंगे, वो आके अटैच होंगे इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ और उसके ज़रिए अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्मोन आया सेल के में खुद चला गया और बस अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया, ऐसा नहीं होता। हार्मोन आता है या न्यूरोट्रांसमीटर आता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तभी वो रिसेप्टर वो वाला फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि इस हार्मोन का होता है, जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। ठीक है। अब सेकंड है ड्रग्स एंड टॉक्सिन। ड्रग जो होता है वो क्या करता है, ड्रग क्या करता है कि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई भी ड्रग हम बाहर से लेते हैं, तो उस ड्रग का भी मोस्टली काम क्या होता है, उस ड्रग का मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ड्रग जाते हैं या तो वो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं या तो वो इस रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। या तो फिर ये रिसेप्टर जब नॉर्मली एक्टिवेट होता है तो ये इंट्रासेल्युलरली कुछ स्टेप्स के बाद अपना एक्शन जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो परफॉर्म करता है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स परफॉर्म नहीं करता। हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कोई भी रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होता है और फिर वो अनटिल कुछ स्टेप्स के बाद अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो जो ये स्टेप के ज़रिए एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप से चौथा, चौथे के बाद फिर अपना एक्शन परफॉर्म करता है, जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म कर लेता है। तो इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, इन स्टेप्स को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग कहते हैं। अब ये जो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग है, ये जो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग है ये क्या है, ये रिसेप्टर के एक्टिवेशन के बाद नॉर्मली जो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है किसी भी लाइगेंड के ज़रिए, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, दो एग्जांपल मैंने ले लिए हमारी बॉडी में जो नॉर्मली रिलीज़ होते हैं। जैसे ही बंदा पैदा हो जाता है अनटिल जब तक वो मरता नहीं, उसमें हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं उसको नॉर्मल फंक्शन के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए, और न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज़ होते हैं उनके नॉर्मल फंक्शन और उसको ज़िंदा रखने के लिए। तो ये दोनों जब नॉर्मली रिलीज़ होते हैं तो वो किसी भी रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और वो दोनों फिर इंट्रासेल्युलर सिग्नल, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के बाद अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो एक्शन करना होता है वो कर लेता है। अब जो ड्रग्स होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट या तो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं, या तो हमने किसी भी सेल में कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया है, किसी भी हार्मोन की वजह से परफॉर्म हो गया है तो उसने वो एक्शन करना है। ठीक है। अब वो एक्शन ख़राब हो गया है, हम जो मेडिसिन देते हैं किसी भी बंदे को तो क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल फंक्शन है वो ख़राब हो चुका है। तो नॉर्मल फंक्शन क्या है, क्या हार्मोन आया है, कोई भी उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया है, एक्शन परफॉर्म हुआ है। अब अगर हार्मोन डिफिशिएंसी हो गई है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, तो इंसुलिन किसी भी बंदे में डायबिटीज मेलाइटिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है उस बंदे में। तो जब इंसुलिन नहीं है तो वो हार्मोन नहीं है, लेकिन इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो फिर इंसुलिन जब आएगा इसको एक्टिवेट करेगा तो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा किसी भी सेल के अंदर। अब इंसुलिन नहीं है तो हम क्या देते हैं, मेडिकेशन पे उस बंदे को डाल देते हैं, हम आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं उस बंदे को। तो वो आर्टिफिशियल इंसुलिन बेसिकली क्या है, वो एक ड्रग्स है, वो क्या है, मेडिसिन है, एक ड्रग है। मेडिसिन और ड्रग्स में क्या फ़र्क है, टॉक्सिन में क्या फ़र्क है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे वो इंसुलिन हमने दे दिया, ड्रग दे दिया, वो क्या करता है, वो रिसेप्टर पे अटैच होता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। तो
ये ड्रग क्या करते हैं, तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि इस सिग्नलिंग को इनहिबिट या एक्साइटेट करते हैं, या तो एक्टिवेट करते हैं सिग्नलिंग में से किसी स्टेप को, सिग्नलिंग में किसी स्टेप को इनहिबिट करता है, स्टॉप कर लेता है, किसी स्टेप को क्या कर देता है, इंक्रीज कर लेता है, या तो ये उस रिस्पॉन्स को क्या करता है, एक्टिवेट या इनहिबिट करता है, जो कि इस रिसेप्टर के ज़रिए परफॉर्म होता है। तो ड्रग भी हमारी बॉडी में मोस्टली जितने भी ड्रग्स देते हैं हम किसी भी बंदे को, वो भी इस रिसेप्टर को एक्टिवेट इनहिबिट कर सकते हैं, करते हैं मोस्टली, इसके सिग्नलिंग को एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं, या फिर इससे जो एक्शन परफॉर्म होता है एंड में जाके उसको एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं। इसी तरह टॉक्सिन भी है, टॉक्सिन भी ऐसे यही तीनों तरीक़ों से रिसेप्टर के फंक्शन को अल्टर कर सकता है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली रिसेप्टर जितने भी मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, और ड्रग्स भी उसी रिसेप्टर को अल्टर करता है, उसके एक्शन को अल्टर करता है, टॉक्सिन भी उसी को अल्टर करता है। तो हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी की नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल क्या है, ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी, ये क्या है, ये है फिजियोलॉजी। ड्रग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी, क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। टॉक्सिन, पैथोजन, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी, इसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। लेकिन ये बहुत माइनर केस में, न्यूरोट्रांसमीटर अगेन फिजियोलॉजी। तो अगर हमें रिसेप्टर का एक्शन समझ आ गया तो हमने आधी फिजियोलॉजी सीख ली कि नहीं सीख ली। अगर हमें रिसेप्टर का एक्शन समझ आ गया तो हमने फार्माकोलॉजी सीख ली कि नहीं सीख ली, कि कौन सा ड्रग्स कहाँ पे एक्शन करेगा, तो हमें ड्रग्स का एक्शन पता चल जाएगा, तो हमें फार्माकोलॉजी का पता चल जाएगा कि इस ड्रग्स का क्या एक्शन है। अगर हमें टॉक्सिन के हमें रिसेप्टर समझ लिया तो टॉक्सिन के एक्शन का पता चल जाएगा कि ये टॉक्सिन कहाँ पे जाके रिसेप्टर के एक्शन में अल्ट्रेशन लाता है। तो हमने थोड़ी बहुत पैथोलॉजी भी सीख ली। तो रिसेप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फिजियोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, एज वेल एज इन माइनर अमाउंट पैथोलॉजी में भी ये काम आता है, पैथोजेनेसिस में ये बहुत काम आता है। अब जितने भी ये लाइजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये रिसेप्टर के साथ कहीं पे भी अटैच हो जाता है, ये जो लाइजेंट होता है ऐसा नहीं है कि आ गया और यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। इसके लिए एक स्पेशलाइज किस्म का साइड होता है। तो किसी भी रिसेप्टर में दो किस्म के डोमेन होते हैं। कितने डोमेन होते हैं, 2 साइड होते हैं या 2 डोमेन होते हैं। एक ये वाला डोमेन, एक ये वाला डोमेन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लाइजेंट, इसे हम कहते हैं लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन। इस वाले डोमेन को हम क्या कहते हैं, लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन। और एक ये वाला डोमेन है, इस डोमेन को हम क्या कहते हैं, इफेक्टर डोमेन। तो किसी भी रिसेप्टर के 2 मेन डोमेन होते हैं, एक होता है लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन, एक होता है इफेक्टर डोमेन। लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन कौन सा होता है, जिसके साथ किसी भी लाइजेंट ने अटैच होना होता है। अब ये लाइजेंट है, कोई भी हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ड्रग है या केमिकल है, तो ये पर्टिकुलर लाइजेंट क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो गया। कौन से साइड के साथ ये अटैच होगा, जो लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन होता है, जो लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन होता है, तो इसके साथ ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब जैसे ही ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये क्या कर लेता है, लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन के साथ इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है तो जो इफेक्टर डोमेन होता है इसने फिर वो वाला सिग्नलिंग मैकेनिज्म जनरेट करना होता है और अपना एक्शन क्या होता है, आगे फॉरवर्ड करना होता है या फिर परफॉर्म करना होता है। तो 2 डोमेन होते हैं किसी भी रिसेप्टर के, लाइजेंट बाइंडिंग जिसके साथ लाइजेंट ने अटैच होना होता है और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होता है, और एक इफेक्टर डोमेन जिसके ज़रिए एक्शन आगे जाके इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग और फिर एंड में जाके अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। अब ये जो एक्टिव साइड होता है, ये जो किसी भी रिसेप्टर का हमारी बॉडी में बहुत हर एक सेल में रिसेप्टर पाए जाते हैं, हर एक सेल पे रिसेप्टर होते हैं। अब वो जो रिसेप्टर होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि उसका जो एक्टिव साइड होता है, जो लाइजेंट बाइंडिंग डोमेन होता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा हार्मोन, कोई भी एरा गैरा सब्सटेंस, कोई भी ड्रग्स आ गया और इस रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट हो गया। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ये एक रिसेप्टर है, ये दूसरा रिसेप्टर है। ये क्या है, ये एक रिसेप्टर है, ये दूसरा रिसेप्टर है, ये तीसरा रिसेप्टर है। तो
तो ये 3 किस्म के रिसेप्टर हैं हमारी बॉडी में। अब ये वाले रिसेप्टर हाईली स्पेसिफिक होता है किसी एक हार्मोन के लिए, किसी एक सब्सटेंस के लिए, ये दूसरा दूसरे के लिए स्पेसिफिक होता है, ये तीसरा तीसरे के लिए स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पे ये एक है तो इसके लिए जो लाइगेंड आएगा, इसके लिए जो सब्सटेंस आएगा तो ये है नंबर 1। अब इसके लिए 2 के लिए जो सब्सटेंस आएगा तो ये है नंबर 2। अब 3 के लिए जो सब्सटेंस आएगा ये है नंबर 3। अब 1 सिर्फ 1 के साथ ही अटैच होगा, 1 सिर्फ 1 के साथ ही अटैच होगा और 1 को ही एक्टिवेट करेगा। 1 को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। 2 सिर्फ 2 के साथ जाके अटैच होगा और 2 को एक्टिवेट करेगा, और 3 सिर्फ 3 के साथ अटैच होगा और इसको एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन जो है इसका इसके साथ नहीं मिलता, इसका इसके साथ नहीं मिलता, इन तीनों का एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये हार्मोन, ये सब्सटेंस, ये केमिकल, ये ड्रग सिर्फ इसी के साथ अटैच हो सकता है, ये वाला इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। ये वाला सिर्फ इसी के साथ अटैच हो सकता है, इन दोनों के साथ अटैच नहीं हो सकता। ये वाला सिर्फ इसी के साथ अटैच हो सकता है, इन दोनों के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम मुख्तलिफ टाइप के रिसेप्टर पढ़ेंगे कि इंसुलिन जो हार्मोन है ये यहाँ पे क्यों एक्शन करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं तो वो इंसुलिन है, तो इंसुलिन को मैंने क्या कहा है कि वो लिवर में जाके क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या वो जाके मसल्स में स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब वो सिर्फ और सिर्फ लिवर में एंड मसल में ही क्यों स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं। उनका जो एक्टिव साइड होता है जिसके लिए वो बना है वो वाला सिर्फ वहीं जाके अटैच हो सकता है, कहीं और जगह पे वो अटैच नहीं हो सकता। तो ये हाईली स्पेसिफाइड होते हैं रिसेप्टर जितने भी होते हैं, क्योंकि उसका जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है ये हाईली स्पेसिफिक होता है। और ये जो मॉडल होता है, मतलब एक ये रिसेप्टर इसके साथ अटैच होगा, ये मॉडल है लॉक एंड की मॉडल का। ये क्या है, लॉक एंड की से। लॉक एंड की का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में एक लॉक है, क्या है, लॉक है। अब उस लॉक ने क्या करना है, खुलना है। तो हर एक लॉक के लिए स्पेशलाइज किस्म की चाबी होती है, स्पेशलाइज किस्म की चाबी होती है। अब अगर वो चाबी आएगी तो वही वाला लॉक खुलेगा उस चाबी के साथ, उस चाबी के साथ सिर्फ वही वाला लॉक खुलेगा। कोई और चाबी आप लोग डालें तो एक तो घुसेगी नहीं, अगर घुस गई है तो फिर वो खुलेगा नहीं, वो खुलेगा नहीं। तो इसी तरह मिसाल इन रिसेप्टर की भी है। तो ये वाला जो परफॉर्मेंस है, ये जो स्पेसिफिकेशन है किसी भी रिसेप्टर का किसी भी लाइगेंड के लिए, तो इस मॉडल को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की लॉक मॉडल या लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। ये इसी मॉडल पे काम करती है, इसी बेस पे काम करती है। क्लियर है। तो अभी जितने भी रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बनाया है सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर होते हैं वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होते, वो हमारी बॉडी में 3 जगहों पे होते हैं। अब रिसेप्टर कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेल होगा, जहाँ पे सेल होगा। क्योंकि एक्शन जितने भी हमारे हार्मोन ने एक्शन करना हो, ड्रग्स ने, एंटोक्सिन ने, न्यूरोट्रांसमीटर ने या अदर केमिकल ने, तो वो कहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगा, जाके सेल पे ही करेगा। तो रिसेप्टर भी कहाँ पाए जाएंगे, फ्लूइड में नहीं पाए जाएंगे, सेल पे पाए जाएंगे। तो सेल में, हमारी बॉडी में सेल के अंदर सेल पे रिसेप्टर पाए जाते हैं और वो 3 जगहों पे पाए जाते हैं। तो हमारे सेल में कितने कंपोनेंट होते हैं, ह्यूमन सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, एक को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, तीसरे को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट है किसी भी पर्टिकुलर सेल के, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। तो रिसेप्टर भी इन्हीं 3 जगहों पे पॉसिबली पाए जाते हैं, इन्हीं 3 जगहों पे पाए जाते हैं। कुछ रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, कुछ रिसेप्टर होते हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियस में। अब सेल मेम्ब्रेन पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिसेप्टर है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक रिसेप्टर है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे है, ये दूसरा रिसेप्टर है जो कि साइटोप्लाज्म में है, ये तीसरा रिसेप्टर है जो कि न्यूक्लियस में है। 3 रिसेप्टर है, 3 जगहों पे पाए जा सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन वाला रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो 3 जगहों पे पॉसिबली रिसेप्टर जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है कि ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे है, ये रिसेप्टर
साइटोप्लाज्म पे है, ये रिसेप्टर न्यूक्लियस में। ऐसा क्यों नहीं है, अल्लाह ताला ने ये तकसीम ऐसी क्यों नहीं रखी कि सारे के सारे ही क्या हो, सेल मेम्ब्रेन पे हो, सारे के सारे ही क्या हो, सेल मेम्ब्रेन पे हो। तो अल्लाह ताला ने ये तकसीम ऐसी रखी है कि कुछ कंपोनेंट हमारी बॉडी में, अब हम यहाँ पे कंपोनेंट या केमिकल हार्मोन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हार्मोन ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हार्मोन है, यहाँ पे क्या है, एक हार्मोन है, यहाँ पे ये दूसरा हार्मोन है, यहाँ पे ये तीसरा हार्मोन है। तो ये 3 किस्म के हार्मोन है। अब इस हार्मोन ने क्या होना है, यहाँ पे आके अपना एक्शन परफॉर्म करना है। परफॉर्म कैसे करेगा, इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और इस रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब अगर ये हार्मोन यहाँ पे जाके सेल में इजीली इंटर हो सकता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे यहाँ से डिफ्यूज़ होना होगा इजीली, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब मैंने अगर यहाँ से पास करना है अपना कोई भी, मतलब मैं किसी भी गेट में जाता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और मैंने अपना फ़ाइल जो है वो किसी भी मास्टर को देना है, किसी भी वहाँ पे डीएमई को देना है, अपने टीचर को देना है, और टीचर किसी को छोड़ता नहीं है कि मेरे ऑफिस में कोई नहीं आएगा, डीएमई छोड़ता नहीं है कि मेरे ऑफिस में कोई भी नहीं आएगा, तो मैं उस गेट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, उस गेट पे जो ऑफिस बॉय खड़ा होगा तो उसे दूंगा कि आप ये एप्लीकेशन ले ले और आप अंदर जाके फिर सर को ये दे दे, डीएमई साहब को दे दे, या सी टीचर को दे दे, एचओडी को दे दे। तो इसी तरह अगर कोई बंदा यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, वो इस रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करेगा और ये रिसेप्टर पे जाके अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये क्रॉस कर सकता है तो फिर ये इसे ऑफिस बॉय को देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही गेट के अंदर घुस के ऑफिस में जाके उस डीएमई साहब को अपना एक्शन के वो अपना जो एप्लीकेशन है वो दे देगा। तो इसी तरह ये सेकंड है, ये नहीं जा सकता, तो इसके लिए रिसेप्टर अल्लाह ताला ने कहाँ पे बनाया है, सेल मेम्ब्रेन पे बनाया है। ऑफिस बॉय कहाँ पे रखा है, सेल मेम्ब्रेन पे। अब ये सेकंड है, ये क्या करता है, ये इजीली डिफ्यूज़ हो सकता है। डीएमई साहब बहुत अच्छे हैं, अंदर वाले हैं, ठीक है, उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, तो ये अंदर इजीली जा सकता है। जैसे ही अंदर चला गया ये, जैसे ही ये अंदर चला गया तो ये क्या हो गया, इस रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ और इसे एक्टिवेट कर लिया और अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया। अब थर्ड है, वो सिर्फ डीएमई नहीं, सिर्फ एचओडी नहीं, सीईओ के साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम जब अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं तो पहले एचओडी को देते हैं, डीएमई को जाता है, डीएमई के बाद कहाँ चला जाता है, सीईओ के पास जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि एचओडी के साथ भी मतलब गपशप है, डीएमई के साथ और सीईओ के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, फ्रेंड है उनका, तो वो अंदर इस ऑफिस बॉय को भी क्रॉस करेगा, डीएमई को भी बाईपास करेगा और डायरेक्ट चला जाएगा अंदर न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा और उसे एक्टिवेट कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसे यहाँ पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये ऐसा करता क्यों है, क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब अगर मैं हूँ, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, तो मैं अपने एचओडी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपनी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट एचओडी को दे सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, क्योंकि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं लेक्चरर हूँ, तो मैं इसको इजीली क्रॉस कर सकता हूँ। अब डीएमई के साथ मेरी इतनी नहीं बनती, तो मैं थ्रू एचओडी अपना परफॉर्मेंस जो है, अपना जो एक्शन है वो इसके ज़रिए करूँगा, तो मैं अंदर डीएमई के ऑफिस नहीं जा सकता। तो इसी तरह यहाँ पे अगर किसी हार्मोन में ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, तो उसके लिए रिसेप्टर अल्लाह ताला ने सेल मेम्ब्रेन पे ही बनाए हैं। अगर किसी हार्मोन में ये प्रॉपर्टी है कि वो इसको क्रॉस कर सके, तो इसके लिए रिसेप्टर अल्लाह ताला ने साइटोप्लाज्म में बनाए हैं, क्योंकि उसको यहाँ से एक्शन परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि इसको भी क्रॉस कर सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने रिसेप्टर कहाँ पे लगाए हैं, न्यूक्लियस के अंदर लगाए हैं, और अपना एक्शन वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो रिसेप्टर की तकसीम होती है हमारे सेल में, सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म पे या फिर न्यूक्लियस में, तो ये इसलिए होती है क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल पे डिपेंड करता है
कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, अगर क्रॉस कर सकता है तो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होंगे। अगर बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है, बहुत ही छोटा सा हार्मोन है, तो उसके लिए रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? उसके लिए रिसेप्टर होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और वहाँ पे जाके डायरेक्ट अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये था हमारा ओवरऑल जस्ट इंट्रोडक्शन टू रिसेप्टर के, हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते क्या चीज़ हैं, रिसेप्टर अपना एक्शन परफॉर्म कैसे करता है, और रिसेप्टर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। कल हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा कि हमारी बॉडी में ये जो रिसेप्टर होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के रिसेप्टर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो होपफुली इस लेक्चर से आपको रिसेप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट हो वो क्लियर हो चुका होगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।